तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री मैथमेटिक्स 02 की वीकली समरी 07, जिसमें आज हम करेंगे कंप्लीट वीक 07 की समरी, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे एंड सारे कंसेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीक 07 में सबसे पहले आपको पढ़ना है अबाउट इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, हमारे पास मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्वल मैट्रिक्स, एक होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ये इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में आखिर अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार। तो देखो, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। ऑर्डर भी सेम होगा एंड सारे के सारे एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है। ईच एलिमेंट वुड बी सेम, इस तरीके के मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके पास 2x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड इनके एलिमेंट है 1 1 0 0। तो ये इक्विवेलेंट होगा एक ऐसे मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट भी यही है एंड साथ ही साथ ऑर्डर भी यही है, ठीक है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। बट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या इक्विवेलेंसी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? तो देखो, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, एलिमेंट में बी डिफरेंट बट ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। आपको ये वाली बात याद रखनी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा हिसाब है। लेट से आपके पास यहाँ पे 1 0 2 3 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ये इक्विवेलेंट होगा इस मैट्रिक्स के, भले ही इसके अंदर के एलिमेंट कुछ भी हो बट ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये तो एक इन जनरल तरीका हो गया हमको पता लगाने का। बट अगर हम इसको और ज्यादा डिटेल में जाने यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हमारे पास कई सारी यहाँ पे चीजें आ जाती है, कई सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है जिनको हमें देखना है। तो देखो, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है। तो आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी एंड दोनों का ही ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ऑर्डर सेम होता है, तो एम क्रॉस एन यहाँ पे ऑर्डर है इन दोनों मैट्रिक्स का। वी कैन से ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ ये कंडीशन अगर वेरीफाई हो रही होगी तो, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है? बी इक्वल टू क्यू ए पी। यहाँ पे क्यू और पी क्या है? क्यू और पी एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये आपको जस्ट एक पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, इससे अच्छा मैं आपको एक दूसरी फॉर्म में बता देता हूँ। लेट से मान लो ए इक्वल टू पी इनवर्स बी पी। अगर ये वाला फॉर्मेट होगा, ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मेट वैलिड होगा तो आप कह सकते हो कि ए और बी आपके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्यू और पी लिखा है, मैंने डायरेक्ट पी इनवर्स और पी बोल दिया है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर प्रूव करना होगा कि ए और बी इक्विवेलेंट है तो हम इस वाली क्वेश्चन का सहारा लेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब देखो, ए कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो जो हमने रो ऑपरेशन लगाने सीखे थे उसके जरिए आप ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हो, आप बी को भी ए में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग योर रो ऑपरेशंस, ठीक है। एक खास बात ये होती है कि जो भी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होगा एक दूसरे से तो उनका रैंक सेम होगा, ठीक है। रैंक निकालना मैंने आपको सिखाया था, तो उनका रैंक इक्विवेलेंट आएगा, इक्वल आएगा, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। अब देखो, इक्विवेलेंसी की कुछ खास बातें होती हैं, कुछ खास रिलेशन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक मैट्रिक्स खुद से तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, ठीक है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी इंप्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू ए। अगर ए बी के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है बी भी ए के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो एक सिंपल सा रिलेशन है, जस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। काफी आसान भाषा में हमने ये सारी चीजों को देखा है। चलो अब बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, n cross n matrix A is similar to n cross n matrix B if there exists an n cross n invertible matrix P such that B equal to P inverse AP। तो ये पीछे वाला रिलेशन ही आ गया, है ना। तो देखो, जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो दूसरी वाली इक्वेशन बताई थी कहीं ना कहीं यही फॉर्म हो गई। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो ये सिमिलैरिटी में लिखा हुआ है, आपने इक्विवेलेंसी में भी लिखवा दिया है। तो देखो, काफी हद तक सिमिलैरिटी एंड इक्विवेलेंसी दोनों ही एक दूसरे से आप कह सकते हो कि बहुत सिमिलर कंसेप्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स जो एक दूसरे से इक्विवेलेंट होंगी 99% केसेस में वो सिमिलर भी होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो इसलिए हम ये जो रिलेशन है हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट दैट सिमिलैरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो जो सिमिलैरिटी होती है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगी, ये आपकी ट्रांजिटिव भी होगी एंड साथ ही साथ ये आपकी रिफ्लेक्सिव भी होगी,
ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों होगी, तीनों होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने आई होप मैथ 01 में पढ़ा होगा या फिर स्टैट 01 में भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। चलिए, ए सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, तो जिस तरीके से ए इक्विवेलेंट होता है खुद से, वैसे ही ए सिमिलर भी होता है। ए सिमिलर टू बी इंप्लाइज बी सिमिलर टू ए। अगर ए बी से सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि बी भी ए से सिमिलर होगा। ए सिमिलर टू बी, बी बी टू सी इंप्लाइज ए टू सी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंसी वाला कंसेप्ट आ गया ना। तो देखो, पहले वाले से हमको पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, दूसरे वाले से पता चल गया कि ये सिमेट्रिक है, और तीसरे वाले से पता चल गया ये ट्रांजिटिव है। तो इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन को स्थापित कर सकता है। ओके, अब देखो, सपोज ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स, अगर ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है तो इक्विवेलेंट भी होगी, ठीक है। तो जो बात मैं कह रहा था कि काफी हद तक ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट है। तो देखो, अगर ए और बी सिमिलर है तो डेफिनेटली वो इक्विवेलेंट भी है, इनका भी रैंक सेम होता है। तो आपको दिख रहा है कि सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम आ रही है। ओके, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अगर आप बहुत सारे डिटर्मिनेंट ले लोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी ये तरीका यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप कर सकते हो। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन में लिखा हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको पता है कि आप इसको चाहो तो सेग्रीगेट करके लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा है, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको सेग्रीगेट कर दिया, इन सबको आप कह सकते हो सेपरेट कर दिया एक तरीके से। बाकी एक दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो उसके यहाँ पे यूज करते हुए 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ पी लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ पी से डिटर्मिनेंट ऑफ पी कट जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ए बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स सिमिलर होती है उनके डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। एंड सेम बात आप इक्विवेलेंसी के लिए भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये नाम अलग अलग है बट है एक ही चीज है, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे कुछ खास बातें बताई गई है, इनको भी एक बार देख लेते हैं एंड समझ लेते हैं। कंसीडर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मान लो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी, जो कि वी से वी तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों ही वेक्टर स्पेस कैपिटल वी है। टू ऑर्डर्ड बेसिस बीटा एंड गामा फॉर वी, आपके पास यहाँ पे दो ऑर्डर्ड बेसिस है जो हम बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ये आपके वेक्टर स्पेस कैपिटल वी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब पता ही है आपको, एक सेट ऑफ स्पेशल आप कह सकते हो वेक्टर्स है जिसकी जिनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। लेट ए बी द मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी एंड बी विद द मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करा हैगा, बीटा बेसिस यूज करते हुए ए मैट्रिक्स बनाया एंड दूसरे को क्या करा है, गामा बेसिस यूज करते हुए बी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी एक दूसरे से सिमिलर होगी, तो ये एक फैक्चुअल डेटा, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। व्हाई डू वी केयर अबाउट सिमिलैरिटी, आखिर ये सिमिलैरिटी की जरूरत ही क्या है, हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, नंबर के लिए। हाँ डेफिनेटली उसके लिए तो पढ़ ही रहे हैं, बट कंसेप्ट क्या कहता है, बिकॉज अंडर सम बेसिस वी होप दैट द कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच गिव्स एन इजी ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ओवरऑल घुमा फिरा के सिर्फ इतनी सी बात लिखी गई है कि इससे हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट द ज्योमेट्रिक, ठीक है। ये इसकी ज्योमेट्री कैसे वर्क करती है, इसका अगर आप प्लॉट करोगे ग्राफ वगैरह पे, या फिर अगर इसका 3D मॉडल बनाओगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये सब हम पता लगा सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो आपके पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है। आपको पास मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो आपके पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। अगर इस बॉक्स की ज्योमेट्री आपको पता है, तो अगर आप इस बॉक्स के ऊपर कई सारे बॉक्स ऐसे रखोगे, ठीक है, आगे पीछे कई सारे ऐसे बॉक्स रख दिए, ओके, तो ये आप इमेजिन कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बॉक्स आगे पीछे एक दूसरे से रखे हुए एंड बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बन जा रहा है। अगर आपको इसकी ज्योमेट्री के बारे में आइडिया, तो डेफिनेटली आप इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ओके। तो ये इसके जरिए मतलब आप पता लगा सकते हो कि कैसा आपका बिहेवियर होने वाला है इन ज्योमेट्रिक टर्म्स, ओके। चलिए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन करना ही है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन होने वाला है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इफ 3 × 3 मैट्रिक्स ए सिमिलर टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन ए मस्ट बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 3 × 3 की, अगर ये सिमिलर है टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3, तो जो ए होगा वो डेफिनेटली इक्विवेलेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 के। तो क्या ये सत्य है, तो इसको देखो, आपको पता है जो जनरल हम इक्वेशन का यूज करने वाले हैं वो ये वाली होने वाली है, ठीक है। अब अगर आपके पास बी जो है, देखो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन को तब हम यूज करते हैं जब हमें पता रहता है कि ए एंड बी आर इधर सिमेट्रिक, सॉरी इधर सिमिलर और इक्विवेलेंट, राइट।
मैं इक्विवेलेंट को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर ए और बी होते हैं, अब हमें बोला क्या गया है कि ए के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बी की जगह आप आई लिखोगे, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब देखो पी इनवर्स इंटू आई करोगे तो आपको पता है कि पी इनवर्स ही आने वाला है, क्योंकि हम एक तरीके से आई को एज वन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो पी इनवर्स से अगर वन को मल्टीप्लाई करोगे तो पी इनवर्स ही आएगा इंटू में पी। ओके, अब देखो पी इनवर्स और पी, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वन अपॉन में पी इंटू में पी। इसको चाहो तो कट कर सकते हो, तो ये वन आ गया, ए इक्वल टू वन। एंड आपको पता है कि ए इज नथिंग बट इक्विवेलेंट। ये जो वन आ रहा है, वन को आप अभी हमने देखा था कि वन को हम ट्रीट कर सकते हैं एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमने देखा था कि वन एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इन मैथमेटिकल टर्म्स। ओके, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट हम ये अपने मन से मान के चलते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डिटरमिनेंट वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे डिटरमिनेंट लेके भी आप निकाल सकते हो, बट जनरली वन से आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ये आई के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब पहला वाला तो सही है ना। चलो पहला ऑप्शन सही है। If 3 cross 3 matrix is similar to the diagonal matrix of order 3, then A must be the diagonal matrix of order 3. कैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो A इक्वल टू P इनवर्स। अब आपको पास यहाँ पे जो B आने वाला है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को लेट से हमने कुछ भी कह दिया, एक नया नाम देते हैं, B डैश कह देते हैं, ठीक है। B डैश इंटू में P। अब ये जो आपका बी डैश है, इसको जब आप पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला कि पी इनवर्स ही आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो हम इसके आगे का स्टेप लाइक खुद से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको कह देंगे कि ये रॉन्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स दे आर ऑल्सो इक्वल मैट्रिक्स, तो ये तो फैक्चुअल डेटा है, अभी हमने देखा था पीछे, ये करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका ही इन्होंने कह सकते हो आपकी कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अगर ए और बी सिमिलर है तो इक्वलेंट होंगे, बट ए और बी अगर इक्वलेंट है तो ये आप 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो सिमिलर होगा, ठीक है। फैक्चुअल डेटा के रूप में इसको याद रखो, कन्वर्स स्टेटमेंट है ये इसकी। चलो आगे देखते हैं। कंसिडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो, तो आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से R2 स्पेस तक जा रहा है, एंड आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से डिफाइन करा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्विवेलेंट टू एक्स माइनस वाई कॉमा वाई प्लस जेड। ओके ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास यहाँ पे ऑर्डर बेसिस हैं B1 एंड बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। ये R3 के लिए आपके पास डिफाइंड है, एंड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ गामा। ओके, तो बीटा 1 बीटा 2 एंड गामा आपके पास ये सब डिफाइंड है, एंड आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका यहाँ पे लाइक डोमेन क्या है एंड कोडोमेन क्या है, चलो ये सब तुम्हें पता ही है। लेट क्यू एंड बी बी द मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्यू ए पी, तो आपके पास यहाँ पे पहले से सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है। अब इसके बेसिस पे आपको जवाब देने हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स के बारे में कमेंट्री करनी है कि ए मैट्रिक्स आखिर होगा क्या। तो देखो अभी हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड आपका इक्वलेंट होगा एक्स माइनस वाई कॉमा वाई प्लस जेड के, राइट। ओके, अब जो आपका यहाँ पे ए मैट्रिक्स था, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बताया गया था कि लेट ए एंड बी द कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस B1 एंड B2 फॉर द डोमेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि ए वाले के लिए आपके पास यहाँ पे बीटा 1 को आपको यूज करना है, ठीक है। अब क्योंकि आप ए के बारे में कमेंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे आप ऑर्डर बेसिस कौन सा यूज करोगे, बीटा 1 यूज करोगे, ठीक है। तो बीटा 1 को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो जो आपका बीटा 1 है वो आपके पास गिवन है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, चलो अच्छी बात है। अब आपको इसको यूज करना है, बेसिकली आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे 1 0 0 को यूज करो, 1 0 0। तो देखो आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। अब आपको इन इक्वेशन में पुट करना है, तो x माइनस 0, तो यानी कि 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, ओके। एंड ऐसे ही आप यहाँ पे y प्लस जेड करोगे, यानी कि 0 प्लस 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलर बेसिस पे आप यहाँ पे 0 1 0 को अगर देखोगे तो देखो x माइनस वाई, 0 माइनस 1 करोगे तो ये तो -1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे y प्लस जेड करोगे तो 1 प्लस 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1, तो देखो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई, तो देखो 0 माइनस 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, एंड y प्लस जेड 0 प्लस 1 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपको इसके हेल्प से क्या करना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो याद रखना कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो हम इसको लिखते हैं रो वाइज, ठीक है। तो देखो जैसे ये 1 -1 एंड 0 है, आप इसको रो के फॉर्म में लिखोगे, 1 -1 0
0 1 1 है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 0 1 1। तो इसको देखते हुए हमें पता चल रहा है कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो आगे हमसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन बी पी। पी क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो पी के बारे में अब आपसे पूछा गया है। तो देखो, आपको बताया गया था कि जो पी होगा वो बीटा 2, जो आपका बीटा 2 वाला है उसको फॉलो करेगा, राइट? है ना? तो देख लेते हैं इसको भी, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको पी मैट्रिक्स के बारे में कमेंट्री करनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम बीटा 2 यूज करेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0। चलो, अगेन आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो देखो 1 0 1 करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 1 आएगा। ठीक है, सिमिलर पीछे जैसे मैंने करा था वैसे ही करना है। 0 1 1 यूज करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास -1 2 आएगा। एंड थर्ड वाला जो 1 1 0 है, इसको यूज करोगे तो 0 1 आएगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से अगर आप मैट्रिक्स बनाने जाओगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स क्या निकल कर आएगा? ये आपके पास मैट्रिक्स निकल कर आएगा 1 -1 0 1 2 1। अभी ये क्या है? अभी ये हमारे पास बी निकला है। ठीक है, ये अभी हमने बी निकाला है, क्योंकि आपको पता था यहाँ पे हमने बी के लिए बीटा 2 गिवन है। ठीक है, तो जस्ट अभी बी निकला है। अब हमें चाहिए क्या? हमें यहाँ पे पी के बारे में पूछा गया कि पी क्या होगा, राइट? है ना? चलो, अच्छी बात है। अब देखो, बी इक्वल टू क्यू ए पी, आपके पास यही कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखो, ओके, लेट क्यू एंड पी बी द मैट्रिक्स सच दैट बी इक्वल टू क्यू ए पी। अब देखो, क्यू ए पी का मतलब हो गया कि अगर आपके पास यहाँ पे क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्यू को यहाँ पे एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रीट करते हुए चलोगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस है। अगर आपके पास यहाँ पे एक लाइक मैट्रिक्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो आप इसको एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रीट करोगे। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो, इसका मतलब है आप इसको एज वन ट्रीट कर सकते हो। तो बी इक्वल टू ए पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स वन, वन को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आने वाला है। ठीक है, तो बी इक्वल टू ए पी हो गया। ओके, बी मैट्रिक्स आपने अभी ये निकाला था। ठीक है, तो देखो ये आया था 1 -1 0 1 2 1 इक्वल टू ए। ए अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था 1 -1 0 0 1 1 इंटू में पी। ओके, अब देखो, अब आपको करना क्या होगा? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, तो ऐसा बन तो रहा है मैट्रिक्स, यहाँ पे हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो देखो, अब आपको करना क्या होगा? पी की जगह आप यहाँ पे एक एक बार इन तीनों को रखो। ठीक है, ओके, चलिए, तो पी की जगह आप क्या करोगे? एक एक बार इन तीनों को रखोगे एंड देखोगे कि किसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आएगा। ओके, तो देखो, लेट्स से आपने पहला वाला लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1 -1 0 1 2 1, ये आपका एलएचएस है, इक्वल टू 1 -1 0 0 1 1। ये मैं ऐसे कर देता हूँ सो दैट आपको पता चले ये अलग है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पी से इस वाले केस के लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 0 1 0 0 1 1 2 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर आपके पास एलएचएस वाली चीज आ जाती है, तो इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपको तीन ऑप्शन को एक एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप ये कर लोगे तो डेफिनेटली आपको थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप चाहते तो इसको मतलब उधर भेज के आप इनवर्स वाला कंसेप्ट यूज कर सकते थे, बट यकीन मानो कि अगर आप इनवर्स वाला कंसेप्ट यूज करोगे तो उससे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें पहले आपको माइनर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे एक-एक बार ऑप्शन को रख के चेक कर लो। ओके, चलिए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा जब आप इसको चेक करोगे तो। ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड हमने देख लिया कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्यू। तो क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो देखो, अभी हमने देखा था कि क्यू के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी तो हम कह सकते थे कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये तो कंफर्म है, बट ऑर्डर क्या होगा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? ठीक है, तो ऑर्डर पे बहुत ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि बात होनी है। ठीक है, कि आखिर ऑर्डर क्या आएगा? तो देखो, आपको पता है कि आपके पास जो बी है, ठीक है, जो बी होने वाला है ये आपके पास निकल कर आएगा। आपको दिख रहा है 2 रो है, तीन कॉलम है। ठीक है, तो आपके पास जो बी है वो 2 क्रॉस 3 का है।
ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्यू लेना है आपको। तो देखो, ए का आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ। ए का भी हमने देखा था कि जो ऑर्डर आया था, ठीक है, जो मैं अभी हमने पीछे निकाला था यहाँ पे ए को, ठीक है, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो देखो, आपने ए यहाँ पे जब निकाला तो आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2x3 ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। तो ये 2x3 है, ओके। तो देखो, ए आपके पास कितना है? 2x3, ओके। तो बी इक्वल टू आपको चाहिए था QAP। बी आपके पास 2x3 का है। क्यू के बारे में आपको कमेंट्री करनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा, बट इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और ए आपके पास 2x3 है, इनटू में पी, ठीक है। पी को तो छोड़ो, उसके पी से मैटर नहीं करता। अब देखो, अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको रूल पता ही है, ठीक है। अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे देखो, हम तभी दो लोगों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ए बी सिर्फ तभी कर सकते हो अगर आपका जो ए होगा वो एम क्रॉस एन का होगा, एंड बी जो है वो पी क्रॉस क्यू का होगा, एंड इस पर्टिकुलर केस में आपके पास एन और पी आपस में इक्वलेंट होंगे, ठीक है। यानी कि पहले वाले का लास्ट वाला एंड सेकंड वाले का फर्स्ट वाला, ये दोनों इक्वलेंट होने चाहिए। यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी आपके पास इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, समथिंग मल्टीप्लाई 2। और क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको पता ही है, हमेशा हमेशा ये स्क्वायर फॉर्म में आता है। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो डेफिनेटली ये भी 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके। तो यानी कि ऑर्डर 2 वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारे पास ऑर्डर 3 वाला रॉन्ग हो जाएगा, ओके। चलो, ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। एंड इसके अलावा आपको दिख भी रहा है कि ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये हमारे पास 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये भी आपके पास करेक्ट होने वाला है, ठीक है। वट एवर द मैट्रिक्स पी वी चूज क्यू इज ऑलवेज यूनिक, नहीं, हमेशा यूनिक नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे एक की होने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ओके। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो ये तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। इफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर हैव द सेम डिटरमिनेंट दे मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर, नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है एंड हैव द सेम डिटरमिनेंट दे मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर, नहीं। क्योंकि देखो, डेफिनेटली ये एक रिक्वायरमेंट होती है, बट एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आपका रैंक सेम होना चाहिए, एंड रैंक मे बी डिफरेंट फॉर योर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो लाइक मैच होगी, तभी आपके पास यहाँ पे सिमिलर वाला कंसेप्ट आप बोल सकते हो। पहला प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास रैंक सेम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिटरमिनेंट इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हुए ए को बी में एंड बी को ए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, बट इन्होंने मस्ट वर्ड यूज करके गलती कर दिया। अगर यहाँ इन्होंने मे लिखा होता तब हम इस ऑप्शन को करेक्ट मानते, बट मस्ट बोला तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम रैंक, हाँ ये सही है। If A and B are similar matrix and AX equal to B have a unique solution, then BX equal to B has a unique solution, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो आपको पता था कि A और B सिमिलर प्रॉपर्टीज या लाइक इनहिबिट करते हैं। अगर AX इक्वल टू B के पास यूनिक सोल्यूशन है तो BX इक्वल टू B के पास भी यूनिक सोल्यूशन होगा, ओके। क्यों? क्योंकि दोनों का डिटरमिनेंट इक्विवेलेंट है, दोनों का रैंक इक्विवेलेंट है, तो दोनों की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चलिए, सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ओके, अच्छा, सिक्स क्वेश्चन को हमने मिस आउट कर दिया था, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? इफ डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी इज नॉन जीरो देन ए बी एंड बी ए आर सिमिलर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी, इन दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है तो ए बी एंड बी ए आपके पास यहाँ पे सिमिलर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं कमेंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो, ये तो आपका डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा ही हो गया, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर एक भी जीरो हो जाएगा तब प्रॉपर्टी में आपका पंगा बढ़ सकता है, बट अगर एटलीस्ट एक, इनमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो डेफिनेटली सिमिलर वाली कंसेप्ट को शो कर सकते हैं। तो आप इसको एज ए फैक्चुअल डेटा याद रखो, ठीक है। और मैं जितना भी फैक्चुअल डेटा कहता हूँ ना उसको आप 2-3 बार लिख लिया करो कहीं पे, क्योंकि ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है, ओके। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी को बताओ कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखो, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है आइगन वेक्टर वाला, ठीक है। तो देखो, आइगन वेक्टर वाला जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली अभी आपको आगे देखना है, आगे पढ़ना होगा, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ क्योंकि ये सबसे इजी मेथड रहता है एंड आप इसके जरिए सबसे मतलब आसानी से बता सकते हो। तो देखो, ए आपको बोला गया इक्वलेंट है 2153
एंड बी आपको बोला गया है 2 3 1 2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, आप इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई, ये भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आइगन वेक्टर्स होते हैं, ये ए माइनस लैम्डा आई और बी माइनस लैम्डा आई। ठीक है, आपके पास जो भी वेक्टर होगा सब्ट्रैक्ट लैम्डा टाइम्स आई। लैम्डा आपके पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम आइगन कांस्टेंट कहते हैं। ओके, अब देखो जब भी आप इसको यूज करोगे तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। आपके पास जो भी वेक्टर है उसको पहले लिख दो 2 1 5 3। अब आपके पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास डायगोनल वैल्यूज है उनके साथ यहाँ पे माइनस में लैम्डा लगा दो। ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ये करना पड़ेगा, पहले सारा कुछ लिख दो 2 3 1 2, फिर यहाँ पे आपके पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनमें माइनस लैम्डा कर दो। बस दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस में 5। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली देखो 2 माइनस लैम्डा इंटू में 2 माइनस लैम्डा माइनस 3। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये लैम्डा का स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 1 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 आएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। अगर ये दो अलग अलग वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। ओके, तो ये सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से आप इन दोनों केसेस में भी चेक करोगे तो ये भी आपके सिमिलर नहीं आएगा। एंड इवन ये जो थर्ड वाला है ये भी आपके पास इक्विवेलेंट नहीं आएगा। बट क्योंकि इन्होंने हमसे बोला ही हुआ है कि ये सिमिलर नहीं है, तो स्टेटमेंट तो इनकी करेक्ट हो गई ना, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, तो यू कैन चेक। ठीक है, तो आपको सेम यही तरीका लगाना है। आप देखोगे तो ये लास्ट वाला केस भी सिमिलरली इसी तरीके से इनका जो ये जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन अलग आने वाली है। ठीक है, अगर इक्वेशन सेम आ गई तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सिमिलर है, क्योंकि ये आइगन प्रॉपर्टी को लाइक सही तरीके से प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है, आप इस मेथड का यूज कर सकते हो फॉर प्रूविंग सिमिलैरिटी। चलिए सेवंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेवंथ क्वेश्चन में क्या करना है, तो पहले ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्विवेलेंट। तो हाँ ये तो फैक्चुअल डेटा है, दो अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगी तो डेफिनेटली इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, तो ये आपको पता है। अब देखो अगला देख लेते हैं, ए और बी क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है इक्विवेलेंट चेक करने का, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो इस पर्टिकुलर केस में ये जीरो आएगा एंड इस पर्टिकुलर केस में ये अगेन जीरो आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों ही नॉन इन्वर्टिबल है। ओके, इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अगर ये नॉन इन्वर्टिबल है तो डेफिनेटली ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको लाइक डिटरमिनेंट वाला केस आपको जानना है। ठीक है, अब देखो अगले वाला चेक करोगे तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आपका जीरो के इक्वलेंट आएगा, बट डिटरमिनेंट ऑफ बी आपका यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि थर्ड वाले केस में कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है। ओके, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर एक भी मैट्रिक्स ऐसा हो गया जो इन्वर्टिबल है तो इसके हेल्प से आप कह सकते हो कि हाँ ये वाला हमारा इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, पहले वाला आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट था। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट वाला हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एंड आपके पास यहाँ पे T1 एंड T2 की फॉर्म में स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करते हुए ए और बी को प्रूव करना है। तो देखो T1 आपके पास गिवन है एक्स वाई जेड, ये आपके पास है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस 4y माइनस 2z, ओके, -2x प्लस वाई प्लस जेड। ओके फाइन, तो ये आपके पास गिवन है। सिमिलरली आपके पास T2 गिवन है एक्स वाई जेड करके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड। चलो अच्छी बात है। अब आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 आपको यूज करना है। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, जो आपको पता रहता है कि ये तो हमें हमेशा यूज करना है, तो वो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 1 1 0। ठीक है, तो अब आपको इसको यूज करना है। तो देखो आप क्या करोगे, T1 में 1 0 0 रखोगे। तो जब आप ये रखोगे तो आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने में सारा कुछ अगर सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये निकल कर आएगा 1 1 -1। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे T1 में 0 1 0 रखोगे तो ये आपके पास आएगा 1 4 -2। ठीक है, अगला चेक करते हैं। तो मतलब ठीक है, आप समझ गए आप। ठीक है, इसका अगला भी हम ऐसे रख सकते हैं। ओके, तो देखो हम इसमें रखते जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली मैंने शायद थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया। इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ एरर हो गया, इसको देख लेते हैं। तो देखो 1 0 0 है, तो देखो 1 + 0 -0 करोगे तो ये आपके पास 1 आने वाला है। ठीक है, ओके,
अब देखो 1 प्लस 4 टाइम्स 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 करोगे तो ये भी 0 होने वाला है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 टाइम्स 1 करोगे और ये दोनों 0 0 तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ओके ये आ रहा है। अब देखो अगला देखोगे तो ये आपके पास 1 4 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड वाला चेक करोगे तो 1 1 0 पे, तो ये आपके पास आएगा -1 -2 1। ठीक है, सिमिलरली आप T2 वाले भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप T2 वाले कैलकुलेट करोगे 1 0 0 के लिए, 0 1 0 के लिए एंड 1 1 0 के लिए, तो देखो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आने वाली है। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी 1 1 0 1 0 1 0 -1 एंड 1। ठीक है, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि आपको रो वाइज लिखना होता है। तो 1 1 -1 1 4 -2 -2 1 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी वाला देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 0 1 0 -1 एंड 0 1 1। तो ए और बी आपके पास आ गया। ठीक है, जैसे ही आपके पास ए और बी आ जाएगा तब तो आपके पास चीजें यहाँ पे आसान हो जाएंगी। अब डिटरमिनेंट ऑफ, ओके हेलो, आई थिंक माइक में थोड़ा इशू आ गया। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप कैलकुलेट करोगे तो इक्वल टू 3 आएगा एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी आप कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास एक भी मैट्रिक्स ऐसा आ गया जो कि इन्वर्टिबल है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट हो सकता है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो ठीक है, कोई भी एक भी आपके पास ऐसा हो जाएगा जो इन्वर्टिबल होगा तो ये आपका काम कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक है, एट्थ वाला देख लेते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ई बी द सेट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स विच आर सिमिलर टू द स्केलर मैट्रिक्स ए। ओके, ये सारी चीज आपके पास गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपको बताने में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो अगर हम बी की बात करें, पी ए पी इनवर्स, आपको पता है कि सिमिलरिटी के कंसेप्ट में हमें ये वाली क्वेश्चन यूज करनी पड़ती है। ठीक है, पी ए आपके पास गिवन है 3 0 0 3 पी इनवर्स। ठीक है, अब देखो पी, अब एक तरीके से ये 3 टाइम्स आई लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, पी को आई से करोगे तो पी हो जाएगा और इनटू में आगे पी इनवर्स है। तो ये आपके पास क्या निकल के आना है, 3 टाइम्स पी और पी आई, पी इनवर्स मल्टीप्लाई होकर 3 आई बना देगा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थ्री थ्री टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि 3 3 0 0। ओके, तो ये एक ही एलिमेंट आपके पास आ रहा है जो कि बी के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, ओके, बेसिकली बी नहीं है, हम इसको ई कहेंगे, हमारी जनरली लिखने की तरीका ये रहता है ना कि बी बोल देते हैं। ये ई गिवन है। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ रही है 3 0 0 3। ओके, तो ये फाइनाइट सेट होने वाला है। अगर हम इसको एज अ सेट ट्रीट करेंगे तो आपके इस सेट के अंदर एक ही मैट्रिक्स आएगा जो कि होगा 3 0 0 3। ओके, तो ये फाइनाइट सेट है, कार्डिनलिटी इसकी फाइनाइट होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, एक ही एलिमेंट इसके अंदर है एंड साथ ही साथ ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इनका ध्यान रखना है कि आपका ए बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ए और बी सिमिलर होंगे तो इनके इनवर्स भी सिमिलर होंगे, अगर ए बी आपके पास सिमिलर होंगे तो इनके स्क्वायर भी सिमिलर होंगे। बट स्क्वायर अगर सिमिलर होंगे तो क्या ए बी सिमिलर होंगे, नहीं, गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते। अगर ए भी सिमिलर है तो इनके ट्रांसपोज भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो फैक्चुअल डेटा आपको अच्छे से बताना चाहिए। लास्ट वाला चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सेम तरीका आपको रैंक वगैरह कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से करो, एज अ होमवर्क ले लो इसे। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल आपको रैंक चेक करना होगा, डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो रैंक डिटरमिनेंट चेक करो, देन आपको पता चल जाएगा कि सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अफाइन। तो अफाइन, एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखो अब बात हो रही है कि आखिर हमारे पास ये अफाइन सबस्पेस क्या होता है। तो देखो अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर स्पेस कैपिटल वी है, ठीक है, तो अफाइन सबस्पेस का मतलब क्या है, let V be a vector space and affine subspace of V is a subset L that such that there exists vector V belong to vector space V and vector subspace U which is subset of capital V such that ये ओके। तो देखो अगर सिंपल भाषा में समझना हो ना तो इसको ऐसे समझ लो, आपको पता रहता है कि आपका ये ग्राफ रहता है। ठीक है, कोई भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है जो कि मतलब पास हो रहा होता है थ्रू ओरिजिन। अब ये मान लो अगर ओरिजिन से पास ना होके किसी और जगह से पास हो रहा हो, ठीक है, इसके लिए इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका जो ओरिजिन है वो मान लो कोई और है, जहां से ऑरिजिनेट हो रहा है, जहां से बनना स्टार्ट हो रहा है वो इसका 0,0 ना हो, तो इसकी हेल्प से जो सबस्पेस क्रिएट होता है इसको हम अफाइन सबस्पेस कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक पार्ट में मत जाओ,
जो समझा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये इक्वेशन, कोई भी कभी भी आपसे पूछेगा कि अफाइन सबस्पेस क्या होता है, आप इस इक्वेशन को याद रखो कि L इक्वल टू वी प्लस यू। यहाँ पे v जो होगा ये आपके पास एक पॉइंट होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है। और ये जो व्यू लिखा हुआ है ये एक तरीके से क्या है, ये आपका एक, आप कह सकते हो कि वेक्टर ऑफ सबस्पेस है, ठीक है। तो देखो, अगर आप इसको चाहो तो एक दूसरी तरीके से लिख लो। मैं आपको चाहूंगा कि आप इस फॉर्मेट में लिख लो, L इक्वल टू वी नॉट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट ज्यादातर यूनिवर्सल है तो हर जगह इसको वैलिड माना जाता है। यहाँ पे जो आपका वी नॉट है ये एक पॉइंट है आपके एल के अंदर। एल क्या है, एक छोटा सा एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट, ओके। और ये डब्ल्यू क्या है, ये आपके पास वेक्टर है जो कि सब स्पेस है बेसिकली R3 का, ओके। R3 के अंदर प्रेजेंट एक वेक्टर है, ओके। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है इसको ही हम कहते हैं अफाइन सबस्पेस, ओके। डेफिनेशन पे मत ना मत जाओ, जस्ट ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है आप इस पे फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, बाकी आपको ध्यान इस इक्वेशन पे ही रहना चाहिए, ओके। चलिए अब देखो, वी कैन से एन अफाइन सबस्पेस L इज n डायमेंशनल इफ इट्स कॉरस्पॉन्ड टू द सबस्पेस U इन n डायमेंशनल, ठीक है। तो ये n डायमेंशनल रहता है, इसकी कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होती। अगर आप R2 के लिए निकालोगे तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा, अगर R3 के लिए निकालोगे तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, अगर R12 के लिए निकालोगे तो ये 12 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। द सबस्पेस U corresponding to an affine subspace is unique। यहाँ पे जो U होता है या फिर ये जो हमने W लिखा है, ये जो वेक्टर होता है या फिर ये जो सबस्पेस होता है ये एक यूनिक सबस्पेस होता है, सबके लिए अलग अलग आएगा, ठीक है, ओके। चलो, अफाइन सबस्पेस आर दस ट्रांसलेट्स ऑफ वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। अब इस ये जो इक्वेशन है आपको इस इक्वेशन को याद रखना है क्योंकि ये एज अ फैक्चुअल डेटा आपसे बहुत ज्यादा चांस है कि पूछ ले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। इस पूरे पेज में आपको कुछ समझ आए या ना आए, आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, आपके पास जो अफाइन सबस्पेस बनने वाला है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो एक लीनियर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसकी इक्वेशन ये होती है L इक्वल टू वी नॉट प्लस डब्ल्यू। वी नॉट क्या होगा, एक पॉइंट होगा, डब्ल्यू क्या होगा, एक वेक्टर होगा, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, सिंपल भाषा में मैंने समझाने के लिए आपको ये लिखा हुआ है, तो देखो, एन अफाइन सबस्पेस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ लीनियर स्पेस, जो सबस्पेस जो भी आपने पीछे देखा, इट मस्ट सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, इसको एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, भले ही यहाँ पे कांस्टेंट हो या ना हो। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर किसी भी और तरीके का नॉन लीनियर इक्वेशन यहाँ पे अफाइन सबस्पेस नहीं बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक या नॉन लीनियर कोई सी भी इक्वेशन होगी वो कभी भी अफाइन सबस्पेस नहीं बनाएगी R2 के अंदर, ओके। तो ये पॉइंट हो सकता है, ये लाइन हो सकता है एंड ये प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट आपको बताने के लिए कहा गया है, ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि जितना ये मुश्किल कंसेप्ट लग रहा है उतना है नहीं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि लेट L बी एन अफाइन सबस्पेस ऑफ R3 डिफाइंड एज ये, ओके। तो आपके पास यहाँ पे L आपको डिफाइन करा गया है एक्स वाई जेड, ये आपके पास वेक्टर है, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6। आप ओके, आपके पास ये इक्वेशन दी गई है। चलो आप देखो, आपको जनरल अभी मैंने जो इक्वेशन याद कराई थी वो थी L इक्वल टू वी नॉट प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे वी नॉट क्या होता है, पॉइंट इन L, ओके। एंड ये जो W है ये क्या होता है, ये वेक्टर है आपका जो सबस्पेस में प्रेजेंट है R3 नाम के, ओके। बहुत सही। अब देखो, जो इक्वेशन आपको गिवन है आप उसका यूज करो, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6 आपके पास गिवन, ठीक है। बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट अपने मन से निकाल लो, लेट से हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि अगर आपके पास y और z ये दोनों जीरो हो जाए तो क्या होगा, x प्लस जीरो प्लस 2 टाइम्स जीरो इक्वल टू 6, यानी कि आपके पास यहाँ पे x इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि जो आपका पॉइंट जनरेट होगा वो क्या होगा 6,0,0, ठीक है। ये आपका वी नोट हो गया, ठीक है। जो हमें एक पॉइंट चाहिए था ना, तो हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट निकाल लिया वी नोट, ओके। चलो अच्छी बात है। अब देखो, आपका ये जो x प्लस वाई प्लस 2z है इक्वल टू 6, ये जो आपके पास पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। आप इस इक्वेशन का यूज करोगे, ठीक है। तो ये तो वी नॉट की वैसे जरूरत नहीं थी बट ये आपको बोला गया तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0 जाएगा अगर आप 6 को उधर ले जाओगे तो। अब मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था, अभी पीछे हमने देखा था यहाँ पे
कि आपके पास यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए वो विद और विदाउट कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। इसका मतलब है कि या तो आपके पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन या फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए, तो वो वाली इक्वेशन आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं अफाइन सबस्पेस बनाएगी। तो हम चाहें तो यहाँ पे -6 को गायब भी कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। देखो x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जो कि यहाँ पे मतलब वैलिड है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ये जो गिवन इक्वेशन है ये वैलिड है, एंड एक ये जो गिवन जो हमने निकाली है ये इक्वेशन वैलिड है। अब ऑप्शन मैचिंग करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका वी नॉट निकालने का भी सिखा दिया, एंड कैसे आप यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हो। जो जब को डब्ल्यू वेक्टर चाहिए था वो हमने निकाल लिया। ओके, चलो, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट है। अभी आगे देखते जाओ, डेफिनेटली आपको चीजें आसान लगने लगेंगी एक टाइम के बाद। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में, आपको बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा है जो अफाइन सबस्पेस को फॉर्म कर रहा है। अफाइन सबस्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। पहले क्वेश्चन देखो आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, चलो अच्छी बात है, ये आपको बोल दिया गया है। अब देखो अगर आप कायदे से इसको उधर भेज दोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्क्वायर रूट ले सकते हो वो साइड, है ना। देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप x इक्वल टू वाई कह सकते हो, एंड x इक्वल टू वाई क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करता है, 1 1 1 2 2 इन सबको पास करते हुए, राइट। तो आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करता है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो इसका मतलब ये आपका अफाइन सबस्पेस क्रिएट कर सकता है। सेकंड इक्वेशन की बात करोगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, या फिर आप कह सकते हो ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। हमको तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास नाम ही होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर आपको चीजें चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक है तो ये फेल कर जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे x की पावर 5 है तो आपको पता है कि ये क्यूबिक या फिर हायर पोलिनोमियल है, तो ये भी आपका फेल कर जाएगा। ओके, हमें जस्ट चाहिए कि स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन होनी चाहिए, या फिर ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री आपके पास 1 हो। ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है, तो ये करेक्ट होगा। x इक्वल टू 1, ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये भी करेक्ट होगा। x y इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला फॉर्म करेगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, ये भी फेल कर जाएगा। 1,2 आपको पता है कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने देखा था कि 1,2 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पास करते हुए एक लाइन ही बनेगी। ठीक है, हमने पीछे देखा भी था कि यहाँ पे पॉइंट भी वैलिड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है। तो इसको देख के आप कह सकते हो कि फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला एंड लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ऐसे ही हम थर्ड वाले को देख सकते हैं। अब यहाँ पे R3 स्पेस के लिए हमसे पूछा गया है, तो किसी भी स्पेस के लिए पूछा जाए प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो आप तरीका ही आप याद रख लो कि अगर आपके पास यहाँ पे क्यूबिक स्क्वायर कोई भी फॉर्मेट हो, इक्वल टू 0 दिया गया हो ना, तो ये मतलब 0,0,0 इन सबको लाइक प्रूव करता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो ओरिजिन से डायरेक्ट पास कर रहा होता है, तो ये तो हमेशा करेक्ट होगा ही होगा। ओके, सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट वैलिड। थर्ड वाला स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वैलिड। फोर्थ वाला स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वैलिड। एक्स वाई इक्वल टू जेड, अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन आ गया, मल्टीप्लीकेशन वाला आपको याद रखना है, ये हमेशा फेल करेगा। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका लाइक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये रॉन्ग होने वाला है। ओके, चलो आगे देखते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, हाँ ये सही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना रहा है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझते हैं। ओके, जितना ये मुश्किल लगेगा देखने में उतना ही आसान होता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो। देखो आपको बोला गया कि आपके पास यू एक सब स्पेस है जो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो ये बेसिस हो गया, बेसिकली बेसिस ऑफ यू आपके पास गिवन है 0 1 -3 1 0 -1। ठीक है, अच्छी बात है, ये गिवन है। ओके, R3 आपका सब स्पेस है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर होगा। तो वेक्टर आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली आपको वेक्टर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखो कोई भी वेक्टर आपके पास एक्स वाई जेड अगर आपको चाहिए रहता है तो बेसिस के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो।
a1 v1 प्लस a2 v2 इसी फॉर्मेट में लिखते हो, राइट? है ना? तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे। a1 v1 आपके पास यहाँ पे गिवन है 0, 1, -3 प्लस a2 1, 0, -1। ठीक है? तो ये सिंपल आपका जो अभी पहले पढ़ते हुए आए हो, जो वेक्टर आपने पढ़े हुए थे कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको ही हमने यूज करा है, राइट? अब देखो, अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा a2 a1 -3a1 एंड -a2। ठीक है? तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू a2 हो जाएगा, y इक्वल टू a1 हो जाएगा एंड z इक्वल टू -3a1 -a2 है। अब आपको इसकी हेल्प से एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है? अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप इनके कॉम्बिनेशन देखो खुद से, ठीक है? हिट एंड ट्रायल लगाओ, ठीक है? हमेशा सक्सेसफुल होगा नहीं, बट डेफिनेटली आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो देखो, z इक्वल टू -3 a1 लिखा हुआ है ना? तो आप a1 की जगह चाहो तो y लिख सकते हो, राइट? ओके। माइनस इधर a2 लिखा हुआ है, a2 इज नथिंग बट x, आप x लिख सकते हो। डायरेक्ट ही हो गया, इवन यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी नहीं लगा, ठीक है? तो डायरेक्ट आपके इक्वेशन आ गई। आप चाहो तो यहाँ पे इन सबको दूसरी तरफ फेंक सकते हो। तो x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन फॉर्म हो रही है, राइट? ओके, चलो, x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन जैसा यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, अब देखो ये जो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली कॉन्स्टेंट की जगह है। इट कैन बी जीरो, और मे भी हो सकता है कि मतलब जीरो ना भी हो, ठीक है? अदर देन जीरो भी हो सकता है। ओके, तो इस वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा, मेन आपको ये फॉर्मेट सही होना चाहिए, ठीक है? तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x प्लस 3y प्लस जेड, ठीक है? तो ये तो सेम इक्वेशन हो गई। z इक्वल टू 3 बोला गया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने 3 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। x प्लस 3y प्लस 2z, तो 2z तो ये तो फॉर्मेट रॉन्ग हो गया। सेम है, इक्वल टू 0, करेक्ट। सब कुछ सेम है, इक्वल टू 8, 8 आपका कांस्टेंट है, ये भी करेक्ट, ठीक है? तो कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट आपका जीरो भी हो सकता है, जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, मेन आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इक्वेशन सिमिलर दिखनी चाहिए। ओके, चलो, बहुत अच्छे है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा अफाइन सबस्पेस है। अगेन आपको यहाँ पे देखना है कि लीनियर कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो देखो, पहले देख रहे हो, तो ये तो लीनियर है, वाई भी लीनियर हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया, मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि ये कभी, ओके एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि ये आपका लीनियर नहीं होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट होने वाला है। ओके, एक्स लीनियर, वाई लीनियर, एक्स प्लस वाई लीनियर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 2x माइनस वाई लीनियर, ओके, प्लस 2 भी है, तब भी लीनियर ही है। 3y प्लस 3 लीनियर, एक्स प्लस वाई माइनस 1 लीनियर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 3x लीनियर, वाई स्क्वायर, ये इसने गलती कर दी, क्वाड्रेटिक बना देगा ये, ठीक है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला, एक्स लीनियर, एक्स प्लस वाई लीनियर, 0 लीनियर, ठीक है? तो ये भी करेक्ट होगा। तो आपका यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है? तो देख रहे हो कि कितना आसान तरीका है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो, अब आपको यहाँ पे बोला क्या गया है, -x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ओके, तो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, आप इसका यूज कर लो, ठीक है? तो डायरेक्ट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी करे हुए हैं, ठीक है? तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो इक्वेशन गिवन है आप उसका यूज करोगे, ठीक है? थर्ड इक्वेशन का यूज करते हुए आप कह सकते हो कि z, जो आपका z हो जाएगा वो -x के इक्वलेंट होगा, या फिर चलो इससे भी सिंपलीफाई कर देते हैं इसको, डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं कि x आपका -z के इक्वलेंट होगा। इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन में पुट करो, ठीक है? तो देखो क्या बनेगा, -z माइनस ऑफ -z प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा x प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -z, ठीक है? आ, अच्छा, एक्चुअली तो हम कर ही चुके हैं ना, ये नहीं आएगा, ये क्या लिखा है मैंने, कुछ अलग ही लिख दिया मैंने, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, जेड से जेड गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है? तो x इक्वल टू माइनस जेड, वाई इक्वल टू 1, और लास्ट वाली इक्वेशन मतलब ये जो था सेकंड वाली, इसको देख लेते हैं। तो देखो, x की जगह आप क्या करोगे, -z माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, ठीक है? तो इससे ये गया,
-y इक्वल टू -1, तो इससे ये कट गया, तो y इक्वल टू 1, ये तो हमने देख ही चुके हैं। तो ये मतलब हमेशा वैलिड है, तो ये तो करेक्ट होगी। तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया, तो क्या-क्या स्टेटमेंट हमको मिली है? x आपका -z के इक्विवेलेंट है, y आपका 1 के इक्विवेलेंट है, z के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जिसके बारे में कुछ ना बताया जाए उसको आप t माना करो, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे जो x, y, z आने वाला है, उसके लिए आपने z को t मान लिया। z आपका t है, x आपका माइनस ऑफ z है, यानी कि माइनस ऑफ t हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ t हो गया। एंड y तो आपका ऑलवेज 1 है, तो 1 ही होगा, तो -t 1t डायरेक्ट आंसर आएगा, देखो। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है? तो डायरेक्ट आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? आपके पास F1, F2, F3 इस तरीके से गिवन है चीजें। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ओके, तो देखो, आपको यहाँ बोला गया है कि F1 ऑफ x, y, z आपके पास गिवन है x+1, x+2y, -2 भी है। अच्छा ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं। -2 x+y+2z। ओके फाइन। अब आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ता है, ठीक है? कि जो आपका लाइक फंक्शन की फॉर्मेट में एक्स वाई जेड होता है, अगर आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मेट में लिखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है? जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं गेट सेपरेटेड, ठीक है? कांस्टेंट को आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ओके? तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जाओगे, इस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड करोगे, तो देखो x+1 है, तो यहाँ पे 1 को गायब कर दोगे, ये आपका कांस्टेंट है, तो x बचेगा बस। x+2y, -2 को गायब कर दोगे, वो आपका कांस्टेंट होगा। x+y+2z होगा, ठीक है? तो कांस्टेंट को आपने गायब कर दिया। अगर आप c1 निकालोगे, जो कांस्टेंट की इक्वेशन होगी, तो वो हो जाएगी 1 -2 एंड 0, 1 -2 एंड 0, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आई है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 के लिए, ठीक है? तो देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या आ रहा है? x, x+2y, x+y+2z करेक्ट है, ठीक है? अब आपको F2 निकालना है, सेम इसी तरीके से, मतलब F1 एंड F2 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आपको T2 देखना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो T2 ऑफ x, y, z देखोगे तो क्या होगा? तो ये आपके पास इक्वेशन है, आपको इसमें से क्या करना है? कांस्टेंट को हटाते जाना है। तो देखो x+5 है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ x लिखोगे, ठीक है? x+2y -3 है, तो आप x+2y लिखोगे। x+y+2z+8 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? x+y+2z+8 को नहीं लिखोगे। अब आपको देखना है क्या ये ऊपर नीचे सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अरे एक सेकंड, ये सेम कैसे आ रहा है? ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा हाँ, सही है, सही है, सही है, सेम ही तो है। हाँ सही है, तो ये दोनों सेम आ रहा है, ठीक है? बट क्या यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि ये सेम है? नहीं, इन्होंने तो बोला नॉट सेम, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। T1 एंड T2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है? अब ऐसे ही आप क्या करोगे? F3 कैलकुलेट करोगे, बेसिकली T3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F3 इज नथिंग बट T3, ठीक है? तो इसमें भी आप सेम काम करोगे, इसमें चेक करना पड़ेगा क्या आएगा। तो देखो 2x+4 है, तो यहाँ पे आपका ये 2x हो जाएगा। y+z -1 है, तो -1 को हटा दोगे, तो ये हो जाएगा y+z एंड x+y। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे लास्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट वंस, ठीक है? चलो, अब आते हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान से समझना। चलो, अब देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। तो देखो, आपका जो फंक्शन रहता है एक्स वाई के लिए, जो भी हमने पीछे जैसे लिखा था वही चीज को मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई प्लस सी हो जाता है। सी मतलब कॉन्स्टेंट्स वाले वैल्यू, ठीक है? फॉर योर फंक्शंस टू बी ए और बी, ठीक है? तो ये हमने देख लिया, हमें इसके लिए वैल्यू चाहिए, ठीक है? चलो, अब देख लेते हैं। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई की बात करें, तो ये वेक्टर की टर्म्स में कैसे दिखता है? ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई, ओके? तो ये मैंने वेक्टर की टर्म्स में आपको बता दिया है कि ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई इस वाले फॉर्मेट में होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? तो ये दोनों जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, दोनों स्टेटमेंट आपको बतानी चाहिए, ओके? चलो इसको तो हटाई दो, ये वैसे काम करनी है, ठीक है? तो देखो, फंक्शन को आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई प्लस सी बोल सकते हो, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से गिवन है, ठीक है, वेक्टर की टर्म्स है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? ओके, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपका क्या होगा? आप इसको बोल सकते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ठीक है? ऐसे ही है सी एक्स प्लस डी वाई
प्लस C2, ठीक है, कांस्टेंट की टर्म्स में है। अगर ये जो ग्रीन वाला है ये आपको दिया जाता है एंड इसके एल से ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जाता तो यही दिखता ना, ये कांस्टेंट को आप रिमूव कर देते हैं, है ना। चलो बहुत अच्छे, तो ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई। अब आपके पास जो जो यहाँ पे गिवन है आप उसका यूज करोगे। पहले आपको गिवन है 2,3, देखो आपके पास ये गिवन है ना कि फंक्शन ऑफ 2,3 इज इक्वल टू 3, -1, तो इसको पहले यूज करते हैं। तो देखो इसके एल से अगर हम इक्वेशन बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास गिवन है 3, -1, इसके एल से बना लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। तो देखो 2a, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखो ax है ना, तो देखो 2a प्लस यहाँ पे y आपके पास गिवन है 3 के इक्वल, तो ये 3b हो जाएगा, 3b प्लस C1 कॉमा 2c प्लस 3d प्लस C2, ये आपका इक्वलेंट होगा 3, -1 के, राइट। चलो अच्छी बात है। अब इक्वेशन बनाने जाएंगे तो 2a प्लस 3b प्लस C1 इक्वल टू 3 एंड 2c प्लस 3d प्लस C2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपके दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब ऐसे ही बाकियों के लिए भी लिख सकते हैं, 2,1 के लिए भी लिखना पड़ेगा जो कि आपको 1,2 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 2a प्लस बी प्लस C1 2c प्लस डी प्लस C2 इक्वल टू 1,2, राइट। इक्वेशन बनाने जाओगे तो 2a प्लस बी प्लस C1 इक्वल टू 1, 2c प्लस डी प्लस C2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 मान लिया, नीचे वाले इक्वेशन को 4 मान लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम थर्ड वाले के लिए देख लेते हैं। थर्ड वाला आपके पास गिवन था 1,0 इक्वल टू 0,1, राइट। तो देखो a प्लस C1 c प्लस C2 इक्वल टू 0,1, ठीक है। तो देखो a प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएगी c प्लस C2 इक्वल टू 1, 5 एंड 6। तो आपके पास 6 इक्वेशन अभी अलग अलग बन चुकी हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम चाहें तो इन 6 इक्वेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लास्ट वाले इक्वेशन का यूज करें तो आप कह सकते हो कि जो आपका C1 होगा वो -a के बराबर आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस वाली इक्वेशन। एंड दूसरा आप कह सकते हो कि C2 जो होगा वो 1 - c के बराबर होगा, ठीक है। अब C1 इक्वल टू -a आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो इन यूर इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 आपकी हो जाएगी 3a प्लस 3b माइनस a इक्वल टू 3, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली C1 की जगह, यहाँ पे C1 की जगह क्या करा, a को पुट कर दिया, ठीक है, माइनस के को। अब देखो 2a में से a गया तो a प्लस 3b इक्वल टू 3 हो जाएगा, ओके। सॉरी, अगला देखते हैं। इक्वेशन 3 में अगर यही पुट करेंगे तो 2a प्लस b माइनस a इक्वल टू 1 होगा, 2a में से a गया तो a प्लस b इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों आ गए। अब ये दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप इसको सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू 0 मिलेगा एंड b इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो a और b हमने निकाल लिया, बहुत अच्छे। अब ये देखो ये जो दूसरा वाला है C2 इक्वल टू 1 माइनस c, अब इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो 2c प्लस 3d प्लस 1 माइनस c लिखेंगे इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो c प्लस 3d इक्वल टू -2 आपके पास आने वाला है, ओके। अब इक्वेशन फोर्थ का यूज करते हैं, तो 2c प्लस d प्लस 1 माइनस c इक्वल टू 2। अब देखो c प्लस d इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहां से आपके पास c मिलके आएगा 5/2 एंड d आपके पास मिलेगा -3/2, ठीक है। तो ये सी और डी भी आपने निकाल लिया, बहुत अच्छे। चलिए अब देखो आपने ए बी सी डी सब कुछ निकाल लिया है, ठीक है। अब आपका जो एफ एक्स था, जो जनरल फॉर्मूला था, वो आपका यही कहता था ना कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 कॉमा सी एक्स प्लस डी वाई प्लस C2, ओके। ओके, अच्छा एक चीज हमने यहाँ पे मिस आउट कर दी, हमें यहाँ पे C1 एंड C2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो C1 आपका नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। तो C1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास होने वाला है बेसिकली C1 इज नथिंग बट -a। a आपके पास यहाँ पर निकल कर आया था 0, है ना, ओके। तो ये आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है, डायरेक्टली 0 आ गया। एंड C2 की बात करें तो ये 1 माइनस c आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 5/2 विच मीन्स ये -3/2 के बराबर होगा, ओके। चलो तो अब हमने सब कुछ निकाल लिया, अब इस क्वेश्चन में पुट करना है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमें यहाँ पे निकालना है फंक्शन ऑफ -2, 5, ओके।
-2, 5 के लिए। तो देखो -2, 5। चलो अब ए एक्स गिवन है, ठीक है, तो ए आपके पास 0 था, -2 प्लस बी, बी आपके पास 1 था, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करना, y आपके पास 5 है, प्लस C1, C1 आपके पास यहाँ पे अभी आपने देखा था 0 आया था, यहाँ पे 0 लिख दिया, कॉमा सी एक्स, ठीक है, सी आपके पास कितना आया था, सी आपके पास आया था 5/2। तो देखो 5/2 एक्स की जगह यहाँ पे -2 लिखेंगे, प्लस डी वाई, डी आपके पास कितना था, डी आपके पास था -3/2। ओके, तो -3/2 इंटू में वाई आपके पास 5 है। ओके, प्लस C2, C2 आपके पास कितना था, C2 आपके पास था -3/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3/2। ओके फाइन, अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो 0 इंटू समथिंग करोगे तो इसमें 0 ही आने वाला है, प्लस 5 इंटू 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 0। ओके फाइन। ओके, 2 से इसको कट करा तो ये हो गया -5 -15/2 एंड -3/2। ओके, तो देखो 5 कॉमा -5 और ये -18/2 यानी कि -9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो 5 कॉमा -5 -9, तो ये हो जाएगा -14। तो 5 कॉमा -14 आ रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया था, अगर ये ए और बी के इक्विवेलेंट है तो आप ए और ए प्लस बी बताओ, राइट, ये आपसे कहा गया था। तो देखो अगर ये ए और बी के इक्विवेलेंट है तो आपको ए प्लस बी बताना है, बेसिकली इनको ऐड करना है। तो 5 प्लस -14 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -9। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है अबाउट डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो आप ये पहले से जानते हो, ठीक है। अगर आपके पास फिजिक्स है तो कहीं ना कहीं आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, या फिर अगर आप लाइक मैथमेटिक बैकग्राउंड से हो तो आपने मतलब 11th क्लास में 12th क्लास में अपना वेक्टर वगैरह पढ़ा होगा जब मैथ में, तो वहां पे आपने डॉट प्रोडक्ट जरूर देखा होगा, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी आपने ऐसे जरूर देखा होगा, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट को सिंपल सा तरीका समझने के लिए, मान लो अगर आपके पास ए है x1 y1, ओके, ये आपके ऐसे एक वेक्टर है, और बी कोई दूसरा वेक्टर है x2 y2। अब अगर आपको a डॉट बी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सिंपली x वाले में x वाला मल्टीप्लाई करोगे x1 x2, प्लस y वाले में y वाला मल्टीप्लाई करोगे y1 y2, दैट्स इट। तो काफी सिंपल सा हिसाब है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का जनरली यूज करा जाता है अगर आपको लेंथ फाइंड करनी होती है इन बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, अब देखो फोर टू जनरल वेक्टर x1 y1 एंड x2 y2 इन R2, ठीक है, R2 स्पेस के अंदर अगर आपके पास वेक्टर है x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे अगर आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो वो सिंपली आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेम यही हिसाब होगा x1 x2 प्लस y1 y2। ओके, अब देखो अगर आपको लेंथ चाहिए वेक्टर 3 4 की, ठीक है, 3,4, तो अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको पता है 3,4 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है यही आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर करा है, एंड वाई एक्सिस पे हमने 4 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो, राइट। तो पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट। तो काफी सिंपल से हिसाब है, आप इस तरीके से यहाँ पे लेंथ को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशंस की बात करें या टू बी प्रिसाइज फॉर्मूला की बात करें जो हमारे काम का है, तो सिंपली आप ये बस दो ही फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास एक्स वाई वेक्टर है, ठीक है। देखो हम क्या करते थे कि जब हमारे पास कोई वेक्टर होता था, जैसे मान लो अगर आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है। अब देखो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास ए वेक्टर है, लेट से ये आपके पास कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है ये, मतलब ऐसे मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। या तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लो या तो एक्स कॉमा वाई, किसी भी फॉर्मेट में लिख लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, ओके, मैग्नीट्यूड एंड लेंथ इज लाइक सेम नेम, ठीक है, मतलब सेम ही चीज है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है एक दूसरे का, ये आप कह सकते हो कि वर्ड अलग है, ठीक है, मीनिंग सेम है। इसको अगर आपको चाहिए होगा तो क्या करोगे, अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्स कोमा वाई का अगर आपको कहा जा रहा है कि लेंथ निकालो तो आप क्या करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास दो वेक्टर हो, ठीक है, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, अगर आपको चाहिए कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप यहाँ पे ए डॉट बी का ये जनरल फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो देखो
वेक्टर जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है वो आपको पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो मॉड बी एंड cos थीटा होता है, राइट? ओके, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर आपको एंगल चाहिए तो आप क्या करोगे, cos थीटा को एक तरफ रखोगे एंड बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ फेंक दोगे, ठीक है? तो cos थीटा आपका क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी, ठीक है? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या मतलब ऐसे बोल लो, द रेशियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स आर नोन एज cos थीटा, ठीक है? या फिर इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट टू द cos ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, तो आपको जस्ट ये दो फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अब देखो ये मॉड है, ये देख के डर मत जाना, ठीक है? ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे एक मॉड लगाओ चाहे दो मॉड लगाओ, दोनों का मीनिंग सबका एक ही होता है, ठीक है? देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, ये मॉड ए जिसमें दो दो मोड लगाए गए हैं इक्वल टू 3, एंड मॉड भी यहाँ पे दो दो मोड लगाए हुए हैं इक्वल टू 2√2। इसका मीनिंग यही है, बेसिकली ये मॉड ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? कितने जितने मर्जी मोड हो, मीनिंग एक ही होता है, ठीक है? मॉड बी 2√2। आपको बोला गया कि ए और बी के इन बिटवीन एंगल क्या है, यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है? तो थीटा आपको 45 डिग्री बोला गया है। एंड आपसे पूछा गया कि ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा? तो जनरल फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है? तो देखो मॉड ए मॉड बी cos थीटा, राइट? अब देखो ए डॉट बी आपको फाइंड ही करना है, मॉड ए आपके पास 3 गिवन है, मॉड बी आपके पास 2√2 है, एंड cos आप यहाँ पे 45 डिग्री यूज करोगे, ठीक है? cos 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो 1/√2 होती है। तो देखो 3 2 just 6√2 इंटू में cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 से √2 कट करोगे, 6 आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले वाले का तो हो गया, सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में आपको क्या कहा गया है कि ए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बेसिकली मॉड ए आपके पास 3 गिवन है, मॉड बी आपके पास 5 गिवन है, एंड ए डॉट बी आपके पास यहाँ पे 7.5 आपको बोला गया है, ठीक है? चलो अच्छी बात है। अब देखो ए डॉट बी का हमें फॉर्मूला पता है कि मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है, ठीक है? 7.5 के इक्विवेलेंट है। मॉड ए आपके पास 3 है, मॉड बी आपके पास 5 है, ठीक, इसको लिख लेते हैं। एंड cos थीटा, तो देखो एंगल तो आपको फाइंड ही करना है, तो cos थीटा को एक तरफ ही रहने दो, ठीक है? 7.5 3 5 जा 15, ठीक है? तो cos थीटा को अगर आप एक तरफ रखोगे तो 7.5 अपॉन में 15 हो जाएगा, राइट? ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब हम इसको यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि 7.5 का डबल ही तो होता है 15, तो आप कट करोगे तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है? तो देखो cos थीटा इक्वल टू हाफ, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स हाफ, यानी कि cos के कौन से एंगल पे जो वैल्यू होती है वो हाफ आती है। तो आपको यहाँ पे गिवन भी है, बता भी गया है, एंड इवन आपको पहले से ही पता होगा कि जो आपका cos 60 होता है उसकी वैल्यू हाफ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आएगा 60 डिग्री। बहुत अच्छे। 30 वाला थर्ड वाला देखते हैं, 30 नहीं, थर्ड वाला। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, तो आपको बोला गया है कि ए ये है, बी ये है, अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से क्या होने वाला है, ठीक है? तो देखो अगर मैं आपको एक इन जनरल बात करूं, ठीक है, तो नॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो लेंथ एंड नॉर्म आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है? कोई यहाँ पे अलग चीज नहीं है, ठीक है? तो देखो मान लो अगर आपके पास कोई वेक्टर है v1 प्लस v2, और जो प्लस लगाने से अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है v1 v2 v3, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अगर आपको इसका नॉर्म चाहिए, ठीक है, नॉर्म कह लो या लेंथ कह लो, तो चाहे आप इसको एक मोड में दिखाओ चाहे डबल मोड में दिखाओ, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, ठीक है? जो मैंने पीछे बताया था जस्ट मैंने वही उसको ही रिपीट करा है, कुछ यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है? ये R3 स्पेस में इसलिए 3 एलिमेंट मैंने यूज करे हैं। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इनका लेंथ या नॉर्म निकालना है, ठीक है? तो ए आपके पास गिवन है यहाँ पे 3 4 -1। अगर आपको लेंथ या फिर नॉर्म चाहिए ए का, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, राइट? रूट 9 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा रूट 26, ठीक है? सिमिलरली अगर आप बी की बात करोगे तो ये आपके पास गिवन है 2 -1 एंड 2। अगर आप इसका नॉर्म या लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगेन, ठीक है? तो 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये रूट 9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है?
ओके, तो देखो अब आपको यहाँ पे दिख गया है कि अगर आप ऑप्शन मैचिंग करोगे तो आपको दिख रहा है कि पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है ना? ए की जो नॉर्म या लेंथ है वो आ रही है √26 एंड बी की आ रहा है 3। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है, तीसरा वाला रॉन्ग है। अब एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके बीच में कितना एंगल होगा, राइट? है ना? तो देखो अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो सिंपली आप ए डॉट बी वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है? ठीक है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। अब ए डॉट बी आपको चाहिए, ठीक है? अब देखो अगर आपको ए डॉट बी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लो पहले तो, ठीक है? 3 4 -1 2 -1 2 इक्वल टू मॉड ए मॉड बी आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है? तो देखो ये आपके पास गिवन है √26 इंटू में 3 cos थीटा। ओके, अब देखो डॉट प्रोडक्ट आपको रिजोल्व करना होता है तो कैसे करते हैं? एक्स में एक्स वाला मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो देखो 3 2 जा, उसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 2 जा 6 प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, -4 आएगा, ठीक है? 4 इंटू -1 प्लस -1 को 2 से करोगे, ठीक है? -1 इंटू 2 इक्वल टू 3√26 cos थीटा। ओके फाइन, चलो अब इसको यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? तो देखो 3 2 जा 6 -4 -2, ओके, इक्वल टू 3√26 cos थीटा। 6 -4 -2 करोगे तो आपको दिख रहा है ये 0 हो जाएगा, है ना? तो देखो 0 और 3√26 को अगर आप उधर डिवाइड में भेजोगे तो वो भी गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 0 आ रहा है, बेसिकली ए डॉट भी यहाँ पे आपके पास 0 गिवन है। तो यहाँ पे आपका एंगल कितना हो जाएगा? cos कितने वैल्यू पे, या cos का कितना थीटा होता है कि आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री 0 वैल्यू आती है, ठीक है? तो आपकी जो थीटा होगा इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आपको पता है cos 90 यहाँ पे 0 होता है, राइट? तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि ए डॉट बी अगर आपका 0 है तो इसका मतलब है आपके जो वेक्टर्स है ये परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, ओके? एंड इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, ओके? चलिए बहुत अच्छे। आपको बोला गया है यहाँ पे कि ए डॉट बी अगर आपका 0 है तो आप इनमें से कौन सी बात को कह सकते हो कि सही है? तो अभी मैंने आपको वो इक्वल टू 0 आता है इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, करेक्ट होने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए आपके पास गिवन है, बी आपके पास गिवन है। आपको बोला गया है कि ए बी जो है वो R3 स्पेस से बिलोंग कर रहा है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो सी की वैल्यू निकालो। अब देखो अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा, राइट? है ना? तो देखो 6 -1 3 4 सी 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 6 4 जा 24, -1 इंटू सी करोगे तो -c, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, ओके? 24 और 6 आपका 30 हो गया, -c उधर उधर भेजोगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो सी की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई, राइट? बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन। ए आपके पास ये रहा, बी आपके पास ये रहा। सम ऑफ द गिवन वेक्टर आपको बोला गया है सी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। बहुत अच्छे, थोड़ा सा ये वाला हटा देते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब देखो आपको बोला गया है कि ए आपके पास है 1,2, बी आपके पास है 2,2, थीटा आपसे पूछा गया, राइट? सी आपको बोला गया है कि ए प्लस बी है, ठीक है? तो सी आप निकाल सकते हो, ए प्लस बी वेक्टर एडिशन करना आपको आता ही है, ठीक है? 1,2 प्लस 2,2। अब देखो 1 प्लस 2 करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 प्लस 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। 3,4 आपके पास आ चुका है, राइट? बहुत अच्छे। चलो अब सी आपके पास आ गया। अब सी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताओ लेंथ क्या होगी सी की, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है? तो लेंथ या नॉर्म जो भी कह लो निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखो 9 प्लस 16 यानी कि √25 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 5। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट करेक्ट है। अब आपसे एंगल पूछा जा रहा है ए और बी के इन बिटवीन, राइट? तो ए और बी के बीच में यहाँ पे कितना एंगल होगा आपको ये बताना है, ठीक है? तो देखो ए डॉट बी आपको पता है कि मॉड ए मॉड बी cos थीटा के इक्विवेलेंट होता है, राइट? अब देखो ए डॉट बी अगर हम करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, राइट? अब मॉड ए क्या आएगा? तो देखो मॉड ए का मतलब होता है √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि √5, ओके? सिमिलरली आप मॉड भी निकाल सकते हो।
अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8, राइट। बहुत अच्छे। तो देखो ये आपके पास हो जाएगा रूट 5 रूट 8 कॉस थीटा। 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। और रूट 5 इंटू रूट 8 करोगे तो रूट 40 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड में ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छे। कॉस थीटा। अब देखो रूट 40 को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रूट 4 इंटू रूट 10 लिखा हुआ है, राइट, है ना। रूट 4 का मतलब तो 2 ही होता है, तो 6/2 रूट 10 इक्वल टू कॉस थीटा। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 में रूट 10 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/√10, यानी कि आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन आपका यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास तीन वेक्टर है ए बी सी जो कि R3 स्पेस के अंदर है, एंड आपके पास एक कांस्टेंट है, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू है लैम्डा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट। तो देखो लैम्डा टाइम अगर आप ए डॉट बी करोगे तो ये आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि लैम्डा ए डॉट बी, हाँ बिल्कुल सही। लैम्डा टाइम ए बी है तो आप इसको कह सकते हो कि लैम्डा बी डॉट ए, हाँ ये भी सही है, ठीक है। ओके डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी कहोगे तो लैम्डा ए लैम्डा बी, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। ए प्लस सी डॉट बी करोगे तो ए बी प्लस सी बी, हाँ ठीक है, ए बी एंड सी बी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ए डॉट ए इक्वल टू जीरो, अच्छा ए डॉट ए इक्वल टू जीरो एंड बी डॉट बी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर नल वेक्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो आपका जो ए डॉट ए अगर आप करोगे तो ये तभी जीरो आ सकता है अगर आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर्स है वो नल हो, यानी कि उनकी वैल्यू खुद की जीरो हो, एल्स तो वो स्क्वायर बना लेंगे, है ना, ठीक है। तो इनकी कुछ जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक इकलौता तरीका जिसमें ये पॉजिटिव हो सकता है एंड साथ ही साथ ये जीरो भी होगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं मतलब जीरो ही होगा, तो वो तभी हो सकता है अगर आपके पास ए बी नल वेक्टर हो, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके पास ए वेरा बी गेरा, इसमें आपको सॉल्व करना है, इसको देख लेते हैं। देखिए तो ए आपके पास है 1 3 5 7 9, बी आपके पास है 2 4 6 8 10, राइट। ए एरा बी एरा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ बी ज्यादा होगी कि ए ज्यादा होगी, तो निकाल लेते हैं पहले तो, ठीक है। यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं पहले ए की, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ओके। तो देखिए ये हो जाएगा 1 9 25 49 एंड 81, राइट। आप इन सबको ऐड करोगे तो 165 आपके पास आएगा। सिमिलरली आप बी का यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 16 36 64 एंड 100, ठीक है। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा रूट 220। तो आपको दिख रहा है कि रूट 220 बड़ा होता है रूट 165 से, यानी कि लेंथ ऑफ बी आपकी ज्यादा होगी ए से, ठीक है। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा, लेंथ आपकी बी की ज्यादा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए माइनस बी, अब अगर आप ए माइनस बी करोगे तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, तो यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं, तो ए माइनस बी की लेंथ आपको चाहिए, राइट। तो पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो देखो ए आपके पास गिवन था 1 3 5 7 9 माइनस 2 4 6 8 10, तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो देखो 1 में से 2 गया -1, 3 में से 4 गया -1, ऐसे करो देखते जाओगे तो सारे ही यहाँ पे -1 आने वाले हैं, ओके। अब अगर आपको इसका लेंथ चाहिए तो आप क्या करोगे, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये √5 आ जाएगा, राइट। तो √5 आपके पास यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। तो देख रहे हो कि काफी इजी क्वेश्चंस है, बट लाइक आपको जो लेक्चर गिवन है आपके आईआईटीएम द्वारा उसमें काफी ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, ठीक है। आपको एकदम आराम से समझ रहे हैं, सो दैट आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ।
अब इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट को एक बार देख लेते हैं। तो देखो, एन इनर प्रोडक्ट ऑन अ वेक्टर स्पेस वी इज अ फंक्शन, ठीक है, तो एक फंक्शन ही होता है बेसिकली, ठीक है। आप कुछ यहाँ पे इनपुट दोगे, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ये सिंपली एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखो इनर प्रोडक्ट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, बेसिकली ये जो दो एरोस टाइप की होती है ना, ओके, ये वाले, ठीक है, इनके अंदर आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, एक वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, ठीक है। एंड ये जो दोनों वैल्यूज होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपकी लाइक वेक्टर्स की वैल्यू को या स्केलर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे v1 v2 हो सकता है यहाँ पे v1 v1 ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बेसिकली वेक्टर्स यहाँ पे आते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो जो यहाँ पे वेक्टर्स आने वाले हैं वो v क्रॉस v से बिलोंग करेंगे, ठीक है, एंड ये आपके आर तक जाएंगे। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको ये चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इन चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तभी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इनर प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, सॉरी, देखिए वी ये जो आपका v कोमा वी है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल v बिलोंग टू वेक्टर स्पेस कैपिटल V एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, जीरो के अलावा ये सारे यहाँ पे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, अगर v और v अगर आपका जीरो है तो ये तभी हो सकता है अगर आपके पास जीरो वेक्टर हो तो, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया पॉजिटिविटी वाला। ओके, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि v1 प्लस v2 कॉमा v3 होगा तो आप इसको लाइक सेग्रीगेट कर सकते हो। ओके, v1 v2 इक्वल टू v2 v1 यानी कि आपका ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, एंड c टाइम्स v1 v2 है तो आप इसको सेपरेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को आपको इसका ओवरव्यू देना हो तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, तो देखो किसी भी फंक्शन को, मान लो आपके पास फंक्शन गिवन है वी डब्ल्यू, ठीक है, मैंने अपने मन से बना दिया। ओके, वी डब्ल्यू आपके पास गिवन है, तो आप इसको कब कह सकते हो कि ये इनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा हम कब कह सकते हैं, व्हेन, तो देखो आप इसको तभी इनर कह सकते हो कि ये इनर प्रोडक्ट है अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को पहले से फॉलो कर रहा होगा। प्रॉपर्टी नंबर वन, ये आपकी सिमेट्री दिखाना चाहिए। ओके, यानी कि ये जो थर्ड में लिखा हुआ है ना, सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी कि फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू कॉमा वी, ठीक है। अब ये देखो ये जो फंक्शन लिख रहा हूँ ना मैं, ये बेसिकली ये इसका ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, इसको ही मैं फंक्शन के रूप में लिख रहा हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट तो हो गया कि ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए इसे, ठीक है, यानी कि आपका ये जो फंक्शन ऑफ वी, वी ले लो या वी, ठीक है, अपने साथ ही ले लो, एक ही ले लो, ठीक है, वी कॉमा वी अगर आप देखोगे तो ये आपका या तो जीरो के इक्वलेंट होना चाहिए या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जीरो के इक्वल भी तभी होगा अगर आपके पास यहाँ पे जीरो वेक्टर होगा तो, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ये हमारा बायलीनियर होना चाहिए, बायलीनियरिटी दिखानी चाहिए, ठीक है। अब बायलीनियरिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट, ठीक है, यानी कि आप इसमें एडिशन करोगे तो आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो, एंड मतलब सेकंड और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, आप इसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है, एडिशन एंड आप कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी जो भी आपका गिवन वेक्टर या गिवन फंक्शन इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा हम उसको कह सकते हैं कि वो एक इनर प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अभी एग्जांपल के हेल्प से और देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये तो नॉर्म है, तो नॉर्म तो आप ये देख ही चुके हो कि मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्म ऑन अ वेक्टर स्पेस वी इज अ फंक्शन, ठीक है, तो देखो नॉर्म ऑन अ वेक्टर स्पेस, ऑन अ वेक्टर स्पेस वी इज अ फंक्शन, तो देखो एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियो में एरर आ गया था, ठीक। तो देखिए नॉर्म ऑन अ वेक्टर स्पेस वी इज अ फंक्शन जिसको हम ऐसे डबल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो जहां जहां पे डॉट लगा रहे हैं ना आप समझ लेना कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका वेक्टर स्पेस वी से आर तक बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है जो ये फॉलो करता है, आप इन प्रॉपर्टीज को देख सकते हो, ठीक है। अगर आप x प्लस वाई का अगर मॉड देखोगे तो ये लेस देन और इक्विवेलेंट होगा मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। एंड अगर आप सी एक्स देखोगे, सी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है, आप चाहो तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज, आप इन प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो दो दो लाइन लिखी हुई है ना,
आप इसको डरना मत, ये बेसिकली मॉड एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, ये जस्ट नॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे हम। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके पास यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, अब आपको कहा क्या गया है, आपको बोला गया है कि जो आपके पास फंक्शन है जो कि आपका वी क्रॉस वी से आर तक जा रहा है, जहाँ पे आपका जो वी है वो एक सबसेट है आर टू का, तो ये आपको इस तरीके से डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो देखिए, वी आपके पास गिवन है वी वन वी टू, डब्ल्यू आपके पास गिवन है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू। फंक्शन ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू को अगर आप देखोगे तो ये टू वी वन डब्ल्यू वन प्लस फाइव वी टू डब्ल्यू टू के इक्वलेंट है। ओके, अब आपको बताना है कि ये इनर प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एंड क्या ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसको फॉलो करनी चाहिए वो है सिमेट्री। ओके, तो यानी कि फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू कॉमा वी, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। चलो, तो देखो, फंक्शन ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू तो आपके पास यहाँ पे गिवन है टू वी वन डब्ल्यू वन प्लस फाइव वी टू डब्ल्यू टू। ओके, अब आप अगर इसको आगे पीछे कर दोगे, अगर इसको मतलब इंटरचेंज कर दोगे, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जहां जहां पे वी वन लिखा हुआ है उसकी जगह डब्ल्यू वन लिखना होगा, एंड जहां जहां पे यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू वन लिखा हुआ है आपको उसकी जगह वी वन लिखना होगा, ठीक है। तो आपको वी एंड डब्ल्यू को इंटरचेंज करना होगा। ओके, तो देखिए, टू डब्ल्यू वन वी वन हो जाएगा, ठीक है, हमने इंटरचेंज कर दिया। ओके, जहां जहां पे वी लिखा हुआ है उसकी जगह डब्ल्यू करेंगे, जहां जहां पे डब्ल्यू है उसकी जगह वी करेंगे। तो वी वन डब्ल्यू वन है तो डब्ल्यू वन वी वन कर दिया, प्लस फाइव टाइम्स वी टू की जगह हम यहाँ पे डब्ल्यू टू लिखेंगे, ठीक है, एंड डब्ल्यू टू की जगह वी टू लिखेंगे। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि देखो ओवरऑल ये आप चाहे इसको डब्ल्यू वन वी वन बोलो चाहे वी वन डब्ल्यू वन बोलो, बात तो एक ही है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट, है ना। देखिए, आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हो, एक ही बात है, तो मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि इसने इस वाले टेस्ट को तो पास कर लिया है, ठीक है। तो ये सिमेट्री वाली चीज को तो फॉलो करता है, तो पहला वाला तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, बायलिनियरिटी ये फॉलो करता है या नहीं करता है, इसको हमें एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बायलिनियर है या नहीं है, बायलिनियरिटी, ठीक है। तो देखो, बायलिनियरिटी की बात करें तो बायलिनियरिटी सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि v प्लस वी डैश कॉमा डब्ल्यू, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप इसको v कॉमा डब्ल्यू प्लस फंक्शन ऑफ v डैश कॉमा डब्ल्यू, इन दोनों को ये फॉलो करना चाहिए, राइट, है ना। तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा या प्रूव करना होगा कि ये होता है या नहीं होता, ठीक है। तो पहले एलएचएस को देख लेते हैं, v प्लस वी डैश कॉमा डब्ल्यू। अगर हम इसे सोल्व करें, आप इसके रिस्पेक्ट में देखना, ठीक है, जो आपको गिवन होता है इक्वेशन आपको उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तो देखिए, फंक्शन ऑफ v कोमा डब्ल्यू आपका टू वी वन डब्ल्यू वन है, ठीक है। तो v को आप इंटरचेंज करोगे v प्लस वी डैश से, ठीक है। तो टू टाइम्स वी वन की जगह आप लिखोगे v प्लस वी डैश, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पहला वाला लिख रहे हो तो वी वन लगाओगे, ठीक है, वी वन प्लस वी वन डैश। ओके, अब देखो, डब्ल्यू की जगह आप यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू तो डब्ल्यू ही है तो यहाँ पे डब्ल्यू वन आ जाएगा, ठीक है, प्लस फाइव टाइम्स वी टू। ओके, अब देखो v की जगह आपने वी टू लिखा तो यहाँ पे वी टू की फॉर्मेट में इन सबको लिखोगे, तो वी टू प्लस वी टू डैश इंटू में डब्ल्यू टू हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास एलएचएस आ गया है। अब आपको आरएचएस वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ठीक है, ये आपके पास है। ओके, अब देखो, अब हम चाहे तो इसको खोल भी सकते हैं, है ना। तो देखो, टू वी वन डब्ल्यू वन प्लस टू वी वन डैश डब्ल्यू वन प्लस फाइव वी टू डब्ल्यू टू, ओके, प्लस फाइव वी टू डैश डब्ल्यू टू। ओके, चलो, अब देखो, अगर आप इन दोनों को देखोगे जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, अगर आप इनको एक तरफ लिखोगे, ओके, इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, टू वी वन डब्ल्यू वन प्लस फाइव वी टू डब्ल्यू टू, इनको एक तरफ कर दिया,
एंड 2v1-w1 प्लस 5v2-w2 इनको एक तरफ लिख दिया। तो देखो अगर आप इसको देखोगे तो इट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ v कॉमा w, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। देखो ये चीज लिखी हुई है। सिमिलर वे में आप यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे मतलब ये जो दूसरा वाला आपका यहाँ पे एलिमेंट है, आप इसको देखोगे तो आप इसको v डैश कॉमा w कह सकते हो, है ना। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे v को रिप्लेस करा गया है v डैश से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जरिए मैच कर सकते हो। तो इसका मतलब ये बाइलिनियरिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो एडिशन वाला तो टेस्ट इसने पास कर लिया बाइलिनियरिटी के अंदर। अब एक और टेस्ट होता है इसके पास यहाँ पे, फंक्शन ऑफ सी वी कॉमा डब्ल्यू, ठीक है, कॉन्स्टेंट वाला, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो 2c v1 w1 प्लस 5c v2 w2, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। आप चाहो तो इसमें c को कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो क्या बन जाएगा, 2v1w1 प्लस 5v2w2, ओके। तो देखो c बाहर आ गया एंड ये जो आपके पास लिखा हुआ है आप इसको बोल सकते हो कि फंक्शन ऑफ v कॉमा w है। तो इसका मतलब इसने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला भी टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है। तो एडिशन वाला टेस्ट पास कर लिया, मल्टीप्लीकेशन वाला टेस्ट पास कर लिया। अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों टेस्ट ये पास कर लेगा तो इसका मतलब ये बाइलिनियरिटी का भी टेस्ट पास कर लिया इसने, ठीक है। तो ये मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब पॉजिटिविटी वाला टेस्ट इसको एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पॉजिटिविटी वाला भी टेस्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पॉजिटिविटी, क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो फंक्शन ऑफ v कॉमा वी आपका यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर v कॉमा वी होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2v 2v1v1, ठीक है, प्लस 5v2v2, ओके। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मेन इक्वेशन में v कॉमा w है, आप यहाँ पे रिप्लेस करके देख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 2v1 का स्क्वायर प्लस 5v2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों स्क्वायर टर्म्स हैं एंड ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो आपको पता है स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है प्लस ये भी हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अब दो पॉजिटिव नंबर को अगर आप आपस में ऐड करोगे तो क्या वो कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं, ये ओवरऑल भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिविटी वाला भी टेस्ट क्लियर कर रहा है, ओके। तो ये थर्ड वाली चीज को भी फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि इसने ये तीनों टेस्ट पास कर लिया, हम कह सकते हैं कि ये एक इनर प्रोडक्ट है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे टेस्ट करने थे। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को इतना डीप में समझाया है एंड इसका यूज करा हुआ है कि आपको मैं सारी प्रॉपर्टीज के समझा सकूं इनर प्रोडक्ट की, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अगर आराम से कर पाओगे तो डेफिनेटली आने वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत आराम से समझ आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आपको यहाँ पे जनरली सेम ही क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं चाहूंगा कि आप एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आपको 0.4 1.3 एंड -2.2 आपके पास ए गिवन है एंड बी आपके पास 2 3 -5 है R3 स्पेस के अंदर। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करी जा रही है एंड कौन सी नहीं करी जा रही है, ठीक है। तो दो ही प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वाली है एंड दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी आपके पास गिवन है, आपको जस्ट यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये सारे भयंकर भयंकर टर्म्स देख के डरना नहीं है, आराम से देखो कर पाओगे। ए आपके पास गिवन है 0.4 1.3 -2.2, बी आपके पास गिवन है 2 3 -5, ओके। चलिए अब आपको पता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर v गिवन हो v1 v2 v3, अगर आपको इसका यहाँ पे नॉर्म निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, राइट। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप यहाँ पे नॉर्म ऑफ ए निकाल सकते हो, जो कि आपका आएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस -2.2 का स्क्वायर, राइट। चलिए अब देखिए 0.4 का स्क्वायर करोगे तो मतलब बेसिकली इनके सारे स्क्वायर्स खोल के आप एडिशन करोगे तो 6.69 आएगा एंड अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये 2.59 के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे मॉड बी भी निकाल सकते हो, तो कितना आएगा ये
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर 4, 9 एंड 25, तो ये आपके पास 38 आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर आप इसको देखोगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये 6.16 आने वाला है, ठीक है। अब मॉड ए मॉड बी आपके पास आ चुका है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन एक बार चेक करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी एक बार देख लो कि क्या आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब 0.4 प्लस 2 करोगे तो ये आपका 2.4 हो जाएगा, राइट। ओके, 1.3 प्लस 3 करोगे तो ये आपका 4.3 हो जाएगा, एंड ये लास्ट वाला आपके पास -7.2 हो जाएगा, राइट। अब आपको इसका मॉड चाहिए, राइट। तो देखिए अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर, 4.3 का स्क्वायर, -7.2 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास आने वाला है √76.09 विच इज इक्वल टू 8.71। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है एंड चेक करना है कि क्या ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, या नॉर्म ऑफ ए प्लस बी आपके पास 8.71 है, राइट। लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तो मॉड ए आपके पास था 2.59 प्लस मॉड बी आपके पास था 6.16। तो देखो 8.71 एंड आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 8.75। ओके, तो देखो 8.71 और 8.75, क्या 8.75 बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन सही है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आपको करना क्या है आगे, मॉड ए मॉड बी तो आप निकाल ही चुके हो, अब यहाँ पे आपको इनर प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो देखो इनर प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली डॉट प्रोडक्ट को ही इनर प्रोडक्ट कहते हैं, कुछ यहाँ पे न्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे ए कॉमा बी का ऐसे एरो एरो बना के दिया गया, तो इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट को ही। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे, ठीक है। तो देखो 0.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, प्लस 1.3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, प्लस -2.2 को मल्टीप्लाई करोगे -5 से, राइट। तो देखो ये आपके पास इसको सोल्व करके हो जाएगा 0.8 प्लस 3.9 प्लस 11। तो आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15.7, ठीक है। 15.7 आपके पास आने वाला है, ठीक है। अब आपको इसका मॉड चाहिए, ठीक है। तो इसका मॉड यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं। देखो मॉड ऑफ, अगर आपको ए बी का इनर प्रोडक्ट का मॉड चाहिए तो आप क्या करोगे, रूट में 15.7 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। एक ही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये ऑब्वियसली 15.7 ही आएगा। ओके, अब अगर इन इक्वलिटी में हम चेक करें, ठीक है, तो 15.7 लेस देन और इक्विवेलेंट टू मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ए आपके पास 2.59 है, ओके, एंड आपका ये जो मॉड बी है वो आपके पास 6.16 है, राइट। ओके 6.16, तो 15.7 लेस देन और इक्विवेलेंट टू 15.95 आपके पास ये आने वाला है। तो हाँ ये इनइक्वालिटी भी सही है, तो मतलब ये दोनों ही इनइक्वालिटीज को फॉलो कर रहा है ये गिवन वेक्टर, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, तो अच्छा ये तो सिमेट्री वगैरह वाला हो गया, ठीक है। तो ये भी आप एज होमवर्क ले लो, इसको भी आप टेस्ट करना, ठीक है। सारी आपको चीजें लगानी पड़ेगी, सिमेट्री चेक करो, बाइलिनियरिटी चेक करो, पॉजिटिविटी चेक करो, अगर तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं तो इनर प्रोडक्ट होगा, एल्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि अगर आपके पास A1 B1 C1 आपके पास ए वेक्टर है जो कि R3 स्पेस के अंदर है, तो इनमें से कौन सा नॉर्म होगा। तो नॉर्म का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। A1 माइनस B1 नहीं होता, A1 प्लस B1 प्लस C1 नहीं होता। अब देखो ये जो आपके पास मैक्सिमम ऑफ A1 का मॉड, B1 का मॉड एंड C1 का मॉड है, तो देखो ये इक्विवेलेंट होता है आपके अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। क्योंकि देखो किसी भी मॉड की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो तभी आती है अगर आप उसको स्क्वायरिश फॉर्म में लिखोगे तो, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट ही लिखा हुआ है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला एंड लास्ट वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो है तो ये भी वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन, मैं इसको आपको कुछ पार्ट बता देता हूँ, देन आप इसको खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि x1 x2 y1 y2, अगर आप इसका इनर प्रोडक्ट देखोगे तो ये आपके पास गिवन है 5 टाइम्स x1 y1 प्लस 8 टाइम्स x2 y2 माइनस 6 टाइम्स x1 y2 माइनस 6 टाइम्स x2 y1। ओके, तो ये आपके पास गिवन है, ठीक, अच्छी बात है। अब आपको बता पूछा गया है कि क्या ये आपका इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे सिमेट्री, ओके। तो देखो सिमेट्री का मतलब हो गया कि आपके जो x1 x2
एंड ये जो आपका y1 y2 लिखा हुआ है, क्या ये इक्विवेलेंट आएगा y1 y2 कॉमा x1 x2 के? ओके, तो ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो देखो एलएचएस तो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे आरएचएस देखेंगे। ठीक है, इसको मान लो ये एलएचएस है आपका। अब आरएचएस हम देखेंगे यानी कि ये वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x1 x2 को रिप्लेस करोगे y1 y2 से, एंड y1 y2 को रिप्लेस करोगे x1 x2 से। ठीक है, तो देखो करते हैं। तो 5 टाइम्स y1 x1 प्लस 8 टाइम्स y2 x2 माइनस 6 y1 x2 माइनस 6 y2 x1, ये आपके पास आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इंटरचेंज करते जा रहे हो x1 को y1 के साथ, x2 को y2 के साथ, y1 को x1 के साथ एंड y2 को x2 के साथ। ठीक है, तो देखो आप इसको चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो 5x1 y1 प्लस 8x2 y2 माइनस 6x1 x2 सॉरी x1 y2 हाँ ठीक है। ठीक है, आप ये पीछे वाला उठा सकते हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, x1 y2 माइनस 6x2 y1। ठीक है, ये वाला यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं एलएचएस के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल टेस्ट तो इसने पास कर लिया। ओके, सिमेट्री इसने प्रूव कर दी। ओके, अब बायलिनियरिटी देख लेते हैं। ओके, अब देखो मैं बायलिनियरिटी का आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। बायलिनियरिटी में अगर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो लीनियर फॉर्मेट में है, ठीक है, यानी कि आपके पास स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है या आपके पास मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 1 है, तो डेफिनेटली बायलिनियर होगा ही होगा, ये इन जनरल प्रॉपर्टी है। ओके, तो बायलिनियरिटी अगर आप एक बार नहीं भी चेक करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको पॉजिटिविटी वेरीफाई करनी चाहिए अब। ठीक है, तो आपको दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मेट है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सबकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, पॉजिटिविटी चेक कर लेते हैं। तो देखो x1 x2 अच्छा एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया। x1 x2 अगर आप इसका लीनियर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट देखोगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? अब आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो देखो 5x1 प्लस 8x2 ओके, और माइनस में 6x1 x2 माइनस 6x2 x1, क्या ये लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो कैसा दिखेगा ये। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है। ठीक है, x1 एंड x2। ठीक है, तो देखो 5 5 आप x1 को यहाँ पे ट्रीट कर लो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे x1 ऐसे ले लो, x2 का ऐसे ले लो। ठीक है, तो 5 x1 के साथ एंड यहाँ पे -6 है, -6 लिख लिया। ठीक है, अब आप x2 के साथ देखोगे तो 8 और -6। ठीक है, तो हाँ ठीक है, मतलब किसी को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो एक ही बात है। ठीक है, तो -6 8 हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज भी करते तो भी एक ही बात रहती। इस तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करोगे निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 8 ओके प्लस -6 टाइम्स -6, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, जिस जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये पॉजिटिविटी वाला टेस्ट भी क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक इनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। सिमिलर वे में आप बाकी सबको भी चेक कर सकते हो, आपका सी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, डिटरमिनेंट बनाने का काफी सिंपल फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट है जो आज तक हम फॉलो करते आए हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारी इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हो। तो आप जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है वो आप डोनेट कर सकते हो। जो भी अमाउंट आप डोनेट करोगे उसका यूज हम डेफिनेटली और ज्यादा बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने में करेंगे, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एनहांसमेंट करेंगे ताकि हम आपको बेटर चीजें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। इट कुड बी 50 रुपीज, इट कुड बी 500 रुपीज, और इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, बहुत लोग हेल्प करते हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एंड इसलिए मैं और ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको लाके दे पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए,
तो इसके अलावा आप हमारी बाकी समरीज भी देख सकते हैं, तो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे मैथ 02 की पिछली वीडियोस हैं, आप जाके इनको भी चेकआउट कर सकते हो। इन वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे स्टेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं हर तरीके के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, चाहे वो आपका क्वालिफायर हो, चाहे क्विज 1 हो, क्विज 2 हो, या फिर एंड टर्म्स हो। ठीक है। इसके अलावा स्टैट 02 भी कंप्लीट कर रखा है, तो आप जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड स्टैट 01 अगर आपके सब्जेक्ट है, तो वो हम कंप्लीट सीरीज कर चुके हैं वीक 12 तक, तो इसको भी आप देख सकते हो। एंड इवन आप चाहो तो ये सब कुछ मतलब आप चाहो नहीं, मतलब मैं तो कहूँगा कि आप शेयर करो, जितना हो सके आप इसको शेयर करो, जितने भी प्लेलिस्ट है। एंड कहीं ना कहीं आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप में इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपको आईआईटी मद्रास बेस्ड डिग्री का कंटेंट मिलता है, उन सारी जगह आप इन प्लेलिस्ट को शेयर करो। ठीक है, सो दैट और बच्चों तक यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंटेंट पहुंच पाए एंड सारे लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है। मैथ 01 का भी हमने कंटेंट बना रखा है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश 01 की समरी, इंग्लिश 02 की समरी, ये सब भी कंप्लीटेड है, तो आप इन सबको ही कहीं ना कहीं अच्छे से देख सकते हो। एट द एंड मैं ये कहूँगा कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज सारा कंटेंट एक्सक्लूसिव नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहीं मिलता है। ठीक है। अगर आपको स्कैन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जरूर कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एंड बहुत मेहनत लगती है ये सारा कंटेंट प्रिपेयर करने में। तो कहीं ना कहीं आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, मेरे को और कंटेंट बनाना है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।